ये बुक बेहतर है। एज अ बिगिनर आप इस बुक को बहुत ज़्यादा से हेल्प ले सकते हो। बाकी और भी कई रिसोर्सेज हैं, जिसमें सबसे मशहूर आपका w3schools.com है। वहाँ से आप बहुत अच्छा जो है ना काम सीख सकते हो, बहुत हर तरह का, क्या स्टाइलिंग में, क्या स्क्रिप्टिंग में, और क्या HTML के हवाले से, और भी लैंग्वेजेस, इवन पाइथन का बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैंने अपनी जो मेरी पाइथन की जितनी भी प्रैक्टिस है वो सारी उसी रिसोर्स की मदद से है, तो उसको लाजमी यूटिलाइज करें। w3.org बड़ा अच्छा रिसोर्स है। ठीक है, इसी तरह थोड़ा बहुत और सर्च करें तो यूट्यूब पे आपको अच्छा सिखाने वाले, अच्छी डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट सिखाने वाले लोग हैं, तो उनको फॉलो करें, देखें कि वो क्या बताते हैं, अपने जो है ना वो क्या लॉजिक्स बताते हैं, क्या तरीक़ाकार बताते हैं, क्या स्ट्रेटजी बताते हैं आपको। तो इसको ज़रा जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना सीखोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, क्या बताता है शुरू में पहली लाइन पे कि आपके पास HTML के पेजेस होते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये फॉर्म आपका ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, ये सारी चीज़ें आपका ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और वेब ब्राउज़र आपके जो है ना वेब पेज को दिखाते हुए आपके मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करता है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को वो डिस्प्ले कर रहा होता है, उनके साथ इंगेज्ड होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपने अपने फंक्शंस होते हैं। आपने किया भी है, अभी आपको मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। आपने किया ना टेक्स्ट बॉक्स का, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने जो टेक्स्ट है उसको चेंज किया, आपने जो है ना रेडियो बटन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ दी, तो रेडियो बटन को आपने सिलेक्टेड किया, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस के जो जो वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। हर एक प्री डिफाइंड या बना बनाया जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अपने साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ और अपने साथ कुछ फंक्शंस लाता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके फंक्शंस को मैनिपुलेट करना है। रेडियो बटन की जो अब क्या है, जैसे इनपुट का टैग है ना, उसकी टाइप भी बता सकते हो, उसकी वैल्यू भी बता सकते हो, उसका साइज भी बता सकते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसका नेम सेट कर सकते हो, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर्म है तो फॉर्म का नाम रख सकते हो, बॉर्डर है तो बॉर्डर में नहीं, आपको बॉर्डर कह रहा हूँ, टेबल का याद है, टेबल के अंदर उसका बॉर्डर सेट कर सकते हो, उसके अंदर पैडिंग कर सकते हो, उसके अंदर मार्जिन सेट कर सकते हो, जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये सारी की सारी अभी तक आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। इसी तरह टेबल का जो टैग है वो अपने साथ, या टैग से मुराद यानी कि अब उसको हम एक ऑब्जेक्ट के तौर पे डील करेंगे, तो वो जो उसका ऑब्जेक्ट है वो अपने साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ फंक्शंस लाता है, आपको ये बताना चाह रहा था। और आपके पास जो ऐसे ब्राउज़र्स जो जावास्क्रिप्ट चलाते हैं वो इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, डॉम इसको कहते हैं इन शॉर्ट। ये जो है ना मॉडल फॉलो करते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स को रिकग्नाइज करने के लिए। बेशक नाम भी नोट कर लें डॉम, इस पे थोड़ा सा सर्च कीजिएगा कि डॉम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अभी तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि थ्योरी का लेक्चर हो जाएगा। थोड़ा देखिएगा कि ये डॉम कैसे दिखता है, इसमें कौन कौन सी जो है ना, वैसे तो आपको उसने बना हुआ भी है शॉर्ट्स, और उसने बनाया हुआ है कि आपको बस ये स्क्रीन है, ये विंडो है, उस विंडो के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उसकी हिस्ट्री ये मेंटेन हो रही है, आपकी लोकेशन हो रही है, फ्रेम्स इसके अंदर होते हैं, और भी कई चीज़ें होती हैं। लेकिन इस विंडो के अंदर आपके पास एक डॉक्यूमेंट भी दिख रहा है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ये पेज, ये आपका डॉक्यूमेंट है। और डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखें, डॉक्यूमेंट से मुराद आपका वेब पेज है ना, फिलहाल जो पेज आपको करंटली नज़र आ रहा है, उसके अंदर फॉर्म, लेयर, लिंक्स, जो जो टैग आप सोच सकते हो, टेबल, आपका एरिया, एंकर का टैग, जो जो आप काम करते हो वो सारा का सारा आपका ये इस लिस्ट में आ जाता है, डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद होता है। हर एक की अपनी अपनी फिर आगे फर्दर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसने फॉर्म की बता दी हैं, फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं ना, टेक्स्ट एरिया होता है इसका, रेडियो बटन, चेक बॉक्स वगैरह, फाइल अपलोड वगैरह से कर सकते हैं, पासवर्ड, इस तरह की सारी चीज़ें आपके फॉर्म का हिस्सा होती हैं। और ये इतना सिस्टम, ये स्ट्रक्चर आपको ऑनवर्ड्स चलता चला जाता है। एक छोटी सी बात, जो आपके पास टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये पूरी हायरार्की है ना, तो ये नेविगेटर कहलाता है। ठीक है, और नेविगेटर से मुराद आपका ये ब्राउज़र खुद होता है। अब ज़रा एक मिनट अपना ब्राउज़र सोचें, इवन मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हुआ है, ये देखें ना, ये रीलोड का ऑप्शन है, ये जो है ना फॉरवर्ड और बैक का ऑप्शन है। इसी तरह यहाँ पर हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही होगी, सेटिंग्स इसकी डिफरेंट है, मेरी लोकेशन इसके पास गई हुई है, इसने कुछ कुकीज़ डाउनलोड की हुई हैं, इसने कुछ मेरे पासवर्ड्स वगैरह सेव किए हुए हैं। ये देखें, एज मुझे कुछ एडिटिंग के ऑप्शंस देता है कि हाईलाइट करना है, कुछ ड्रॉ करना है, जूम इन जूम आउट करना है, कुछ इरेज करना है।
तो ये तमाम चीज़ें मेरे नेविगेटर का पार्ट हैं, ये मेरे नेविगेटर का पार्ट है, दैट मीन्स कि मेरे ब्राउज़र का पार्ट है। थोड़ी बहुत उसने बात की ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्ट की एग्जांपल, आप डायरेक्ट एग्जांपल पे हो, क्या क्या आपने कहानियाँ पढ़नी है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेथड्स का कम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है। तो देखें स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट मार्क्स, स्टूडेंट का जेंडर, तो ये सारी चीज़ें आप बेसिकली, अब स्टूडेंट क्या था आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप उसके आगे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट कर रहे हो। कुछ उसने बताई है, जो आपका वेब ब्राउज़र होता है उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नेविगेटर, विंडो, डॉक्यूमेंट, लोकेशन हिस्ट्री, स्क्रीन वगैरह। हम इसमें से डॉक्यूमेंट बेटा काम करेंगे। जो आपकी विंडो में आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डॉक्यूमेंट लोडेड होता है, उसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, जो आपको मैंने कहा था करंटली एक्टिव पेज है आपका, उस करंटली एक्टिवेटेड पेज को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप बार बार डॉक्यूमेंट का काम करते हो। आपको याद होगा लास्ट क्लास में भी जो हमने सिंपल आपको मैं काम करा रहा था इफ एल्स वगैरह का, तो उसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट दिस, इस तरह की चीज़ें कर रहा था। तो उसका मतलब ये था कि जिस टाइम पे करंटली लोडेड पेज है, उस लोडेड पेज के ऊपर, यानी कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसको मैं एक्सेस करना चाह रहा था, या उसको जो है ना रेफर कोई चीज़ करना चाह रहा था, तो मैं डॉक्यूमेंट यूज़ करी जा रहा था बार बार। ठीक है, लोकेशन आपका यूआरएल होती है, इसी तरह आपकी हिस्ट्री क्या चीज़ होती है, जो आपने मुख्तलिफ यूआरएल्स पहले एक्सेस किए होते हैं, ये अपने पास स्टोर करता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के हवाले से भी इसने बात कर ली। इसका आपके पास होता है ना कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन शायद छोटी हो, आपके पास बड़ा लैपटॉप हो, कोई हो सकता है एलसीडी एलईडी वगैरह पे ये काम उसने कनेक्ट किया हो, कोई मोबाइल पे काम कर रहा है, तो उसके मोबाइल, उसकी स्क्रीन की इंफॉर्मेशन, उसके जो है ना डायमेंशंस की, पिक्चर्स की जो है ना इंफॉर्मेशन, ये भी ब्राउज़र का एक ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट्स की पूरे कह रहे हैं ऐसे इमेजेस, लिंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। ये देख लीजिएगा फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ये फॉर्म के जितने आप नाम पढ़े, इसमें चेक बॉक्स आ गया, सारे सब पे आप काम कर चुके हो, सेलेक्ट का है, ऑप्शन है, इसके अलावा और भी कुछ है, ये फॉर्म के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये आपके लिए नई चीज़ है कि इवेंट्स। इवेंट क्या चीज़ है? इवेंट से मुराद कि जब भी कुछ चीज़ अकर करती है, कोई एक्शन परफॉर्म होता है, तो उसके बाद वो बेसिकली एक इवेंट होता है। मैं माउस से क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली मेरा एक इवेंट है। मैं कीबोर्ड से कोई टाइप करता हूँ, कोई की स्ट्राइक करता हूँ, तो या कोई स्पेसिफिक की प्रेस करता हूँ, तो वो मेरा एक इवेंट है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, वो मेरा एक इवेंट है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है, मेरा पेज लोड होता है, मेरा पेज अनलोड होता है, मेरे पेज के ऊपर कुछ चीज़ चेंज होती है, मेरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ चेंज होती है, या मैंने कोई चीज़ एबनॉर्मली स्टॉप कर दी, क्लोज कर दी, मैंने ड्रॉप डाउन किया, ड्रॉप डाउन किया, या पेज पे मैंने अप या डाउन में मूव नेविगेट किया, तो ये डिफरेंट आपके इवेंट्स हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब आपने जो है ना मुख्तलिफ इवेंट्स के साथ डील करना है, इसी के हवाले से जावास्क्रिप्ट है। ऑन क्लिक मतलब जब क्लिक हो, ऑन लोड जब लोड हो, ऑन सबमिट जब ये सबमिट डाटा सबमिट हो रहा हो। तो ये सारे के सारे आप इस तरह से जो है ना आपके मुख्तलिफ इवेंट्स को संभालने वाले हैं। इवेंट जब अगर क्लिक किया है, आपका सिंपल एक इवेंट है। ऑन क्लिक, जब क्लिक हो तो उस पर एक्शन क्या परफॉर्म करना है, जब क्लिक हो तो आपने किस चीज़ को ट्रिगर करना है। देख लें जैसे यहाँ लिखा क्लिक, ये एक इवेंट, ये इवेंट हैंडलर है कि जब ऑन क्लिक यानी कि क्लिक का इवेंट अकर करे। अच्छा, ये कहाँ कहाँ हो सकता है? आपने पूरे डॉक्यूमेंट पे कहीं क्लिक किया, चेक बॉक्स पे कहीं क्लिक किया, लिंक पे कहीं क्लिक किया, और सब मतलब बटन वगैरह पे कहीं क्लिक किया, तो क्या ट्रिगर होगा? तो ऑब्जेक्ट आपका क्लिक हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लिक हो जाएगा, और उसके बिहाइंड क्या एक्शन परफॉर्म होगा। आपको शायद अब मेरी बात समझ है, जो मैं इसके बाद बात कनेक्ट करने लगा हूँ, कि जब क्लिक होगा तो आप इसके पीछे कोई फंक्शन ऐड कर सकते हो ना, कि एक क्लिक पे ये काम हो, क्लिक पे ये काम हो। वो काम पहले से डिफाइंड भी हो सकता है, मींस के सिस्टम डिफाइंड के पहले से आपका जो है ना लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है, या वो इवेंट आपका खुद का बनाया हुआ, यानी कि फंक्शन की मदद से आपने खुद से भी कोई फंक्शन बनाया, ब्लॉक ऑफ कोड खुद से भी बनाया हो सकता है। तो इवेंट हैंडलर में ये चीज़ें सारी की सारी हैंडल की जाती हैं कि इसको हैंडल कैसे करना है। वो काम आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हो, और वो काम आपका पहले से डिफाइंड मौजूद भी
हो सकता है। लेकिन ऑन डबल क्लिक, ये लास्ट वाला जो था ऑन डबल क्लिक है। आप लोग किसी लिंक पे तो डबल क्लिक नहीं करते ना, अक्सर लिखा आता है कि क्लिक द फॉलोइंग बिलो, कभी नहीं लिखा है कि डबल क्लिक द फॉलोइंग लिंक। तो दैट मीन्स के मुख्तलिफ इवेंट्स मुख्तलिफ आपके ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई किए जा सकते हैं। हर इवेंट हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये बात भी आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। आपको हरगिज़ ये सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ें जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, आप लोगों ने ऑब्जर्व की में चीज़ें, तो ये रीड करके बस आपने याद करना है कि इसको आपने लास्ट टाइम कहाँ पे ऑब्जर्व किया था। अच्छा, ऑन चेंज, जैसे कोई चीज़ चेंज हो रही है, आपके पास एक बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स, उसमें आप पहले कुछ नहीं लिखा हुआ था, अब आपने उसमें कोई चीज़ चेंज की है, तो ऑन चेंज, चेंज वाला इवेंट है, तो ऑन चेंज उसका इवेंट हैंडलर है। इसी तरह देखें ऑन फोकस, जब जो है ना वो ऑब्जेक्ट फोकस गेन कर लेता है, मीन्स आपने देखा ना कि आपके पास एक फॉर्म में 10 जो है ना फील्ड्स हैं, लेकिन एक कर्सर, एक फील्ड ऐसी है इस पे कर्सर बार बार जा रहा है, कर्सर नहीं सॉरी, एक फील्ड ऐसी है जो बार बार सेलेक्ट हो रही है। जब तक आप सब करेक्टली नहीं फिल करते तो वो तब तक सेलेक्ट हो रही है। या आप पहली फील्ड में हो तो आप दूसरी फील्ड में जाना चाहते हो तो आप टैब प्रेस करते हो तो दूसरे वाले पे चले जाते हो, दूसरा वाला सेलेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स द फोकस इज ऑन द सेकंड टेक्स्ट बॉक्स। थर्ड ऑप्शन पे क्लिक जाना चाहते हो तो आप टैब की मदद से थर्ड पे चले जाते हो। जब आप टैब की मदद से थर्ड पे चले जाते हो तो दैट मीन्स कि अब फोकस उस पर जा चुका है। तो ये इवेंट फोकस का इवेंट और ऑन फोकस का इवेंट हैंडलर। देख लीजिए किसका है ये आपके, हाँ उसके आगे इसने बताया कि इमेज में, बटन में, चेक बॉक्स में, लेयर वगैरह में, पासवर्ड, रेडियो बटन वगैरह में ये ऑन फोकस इस्तेमाल हो सकता है। ऑन मूव, मूव इन, मूव आउट, रीसेट वगैरह, सबमिट करना, लोड करना या अनलोड करना, ये मुख्तलिफ आपके इवेंट हैंडलर्स हैं। अब फॉर्म्स और उनके इवेंट्स, इस पर बात कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर सबसे पहले आपका बटन आता है, तो बटन के कुछ जो है ना वो आपको मेथड्स और इवेंट्स बताएगा। मेथड क्या है? मेथड आप जानते हो, जो फंक्शन है आपका, जो मैं फंक्शन है उसको मेथड कह रहे हैं यहाँ पे। अभी के लिए मैं इसको मेथड कह रहा हूँ, ठीक है। इसे देखें, क्लिक का, जब क्लिक हो, जब ये क्लिक हो तो एक मेथड कॉल हो जाए, क्लिक का मेथड कॉल हो जाए, ठीक है। बटन के हवाले से तो बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ये जो है ना मेथड कॉल होगा। इवेंट क्या हो सकता है? इस पे इवेंट अकर कर सकता है कि क्लिक का इवेंट अकर किया है, क्लिक का, क्लिक हुआ है तो आपने, आपका क्लिक का इवेंट अकर कर गया, तो आपने इसको संभाला कैसे है, इस पे एक्शंस कैसे परफॉर्म कराए? वो कराए ऑन क्लिक, क्लिक होने पे आपने जिस पे एक्शन परफॉर्म कराया। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को एक एक चीज़, एक मिनट वेट करें, मैं देख लें तो बुक पे अगर मजीद इसकी कोई थ्योरी नहीं है तो हम अब कोडिंग पे चलते हैं। वैसे आपको कुछ नाम शाम ही दिखाने दें। अच्छा, आगे इसमें है, बस ठीक है, एक मिनट ज़रा देखिएगा, ये प्रोग्राम हमने ऐसे कर लिया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। भाई आपको ये दिखाना था आगे कि टेक्स्ट के भी, जो आपको टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाते हो उसकी भी अपने कुछ मेथड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। फोकस का, सेलेक्ट का, होता है ना कभी आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो सिलेक्ट हुआ होता है, तो असल में उस मेथड सेलेक्ट का, ठीक है। जब आप उसके अंदर कंटेंट्स को सेलेक्ट करते हो, आपने अपना नाम लिखा है ABC, तो जब ABC को आप सेलेक्ट करते हो तो दैट मीन्स कि ये मेथड कॉल हो रहा होता है। इवेंट्स कौन कौन से हैं? सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लर हो सकता है, फोकस किया जा सकता है उस पर, ठीक है। फोकस से क्या मुराद है? आपके पास 5 फील्ड्स हैं, तो एक वक्त में किसी एक फील्ड में डाटा डालते हो ना, ऐसा तो नहीं कि टाइप किया तो 10 में चला जाता है। तो जिस फील्ड में डाटा जा रहा होता है तो वो फोकस होता है, और जो नहीं होता बेसिकली वो ब्लर होता है। मतलब किसी पे अगर आपको फोकस लाना है तो फोकस का इवेंट, और किसी से फोकस हटाना है तो ब्लर का इवेंट। और इसके इवेंट हैंडलर्स कौन कौन से हैं, ये जरा ध्यान से देख लें कि जब फोकस हो, जब ब्लर हो, जब सेलेक्ट हो, या जब उसमें कोई चीज़ चेंज हो। पहले लिखा हुआ था XYZ, अब आपने XYA कर दिया है, तो ये अगर पहले वाले कंटेंट से इसमें वैल्यू चेंज हो गई है तो ऑन चेंज, जब चेंज हो, ठीक है। तो जैसे उसने यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द इवेंट हैंडलर्स, सम ऑफ द इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स नहीं है, ये कुछ उसमें से इवेंट्स हैं
जो आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ करना पड़ सकते हैं, इसलिए जो है ना इसने यहाँ पर आपको थोड़े से डिस्कस करके बता दिए। ये हल्की फुल्की डिस्कशन में कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं भी कोड पे जाता हूँ। कोई डाउट अगर यहाँ तक तो मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं। ये बस कुछ नाम शाम बताने थे आपको, इसके बाद हम लोग इसकी कोडिंग देखते हैं। चलिए फिर इस खामोशी को यही समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं 1 मिनट स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, फिर आपके साथ में पूरी स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट आ गई, जावास्क्रिप्ट चैप्टर, यहाँ से प्रैक्टिस की चीज़ें। 1 मिनट। अब आपको जो है ना मेरे ख्याल से चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। शेयर करता हूँ। अब आपको चीज़ थोड़ी बेहतर समझ आएगी। जैसे सबसे पहले आपके पास ये सबसे पहले वो आपसे मांग रहे हैं कि आप ना कोई नंबर एंटर करें, कोई नंबर एंटर करें। मैंने कहा कि लेट्स वो 15, यू एंटर्ड द वैल्यू 15। ये आपके अब डॉक्यूमेंट पे कैसे चलेगी, हम ये काम कर चुके हैं, लेकिन ज़रा जल्दी से देखें क्या किया हमने कि डॉक्यूमेंट पे आपने वो कह रहे हैं कि राइट कर दो कि यू एंटर्ड, जो आपने वैल्यू एंटर की है ए थी हमारे वाले केस में, ठीक है, यू एंटर्ड द वैल्यू दिस। और ये वैल्यू मांग कैसे रहा है, ये देखें, इसका एक फंक्शन उसने कॉल किया है प्रॉम्प्ट के नाम का, एंटर अ वैल्यू, जो वैल्यू एंटर हो रही है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट पे वो क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। ये सिंपल सा काम था, हमने पहले भी किया, दोबारा देख लेते हैं। रिफ्रेश किया, जो वैल्यू डालेंगे 80, वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट पे राइट हो जाएगी। हमने ये काम किया था। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट था कि वो आपसे कहते हैं नाम बताएं। मैंने कहा जी मेरा नाम है ABC, अच्छा कह रहे लास्ट में बताएं, मैंने कहा मेरा नाम है XYZ, लास्ट में आता है, ठीक है। तो ऐसे एंटर करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर उसने पहले मेरा फर्स्ट नेम बताया, डॉक्यूमेंट उसने मेरा लास्ट नेम बताया, और डॉक्यूमेंट पे उसने मेरा फर्स्ट और लास्ट नेम कनकैटिनेट करके दिखा दिया। ये काम भी हमने किया। कैसे हुआ इसको देख लेते हैं। सिर्फ इतना सा काम है। वेरिएबल 3 डिफाइन किए, फर्स्ट, लास्ट और फुल, और फर्स्ट के लिए वैल्यू मांग ली, लास्ट के लिए वैल्यू मांग ली, और फुल हमने बराबर कर दिया फर्स्ट प्लस लास्ट के, लेकिन बीच में एक स्पेस दे दी ना, ताकि वो फर्स्ट लास्ट नेम में ज़रा बीच में एक स्पेस आ जाए। कनकैटिनेट करना था तो प्लस का साइन डाल दिया, तो सिंपल सॉरी डॉक्यूमेंट पे राइट किया, स्ट्रिंग एग्जांपल आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे छोटी सी बात ऑब्जर्व करने वाली कि आप यहाँ पर डिफरेंट जो है ना HTML के टैग्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो कैसे अप्लाई करने हैं वो सिंटेक्स आप लोग ज़रा गौर से देख लो, क्योंकि जो है ना एक भी सेमीकोलन आगे पीछे हो जाए, कॉमा आगे पीछे हो जाए, तो जावास्क्रिप्ट में काम नहीं चलता। जैसे कल भी आप लोग देख रहे थे, हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट से फिर उसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। एट टाइम्स जावास्क्रिप्ट का कोड थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। जो इसमें काम करते हैं वो जानते हैं कि जब हम इसमें स्क्रिप्ट्स लिखते हैं बड़े बड़े, तो बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स को चलाओ तो फिर उसमें कोई छोटी मोटी चीज़ अगर रह जाए तो फिर वो हमें ढूंढना पड़ती है, या इंस्पेक्ट एलिमेंट से जाके, या कुछ ऐसे लॉजिकल छोटी मोटी चीज़ रह जाती है कि जिसकी वजह से पूरा डॉक्यूमेंट हमें जो है ना स्क्रॉल करना पड़ता है। तो इसका वाहिद इलाज यही है कि आप स्क्रिप्ट का कोड बड़े ध्यान से लिखो, बहुत ध्यान से लिखो, तभी आपको ये पूरा कोड आप इसका डेवलप कर पाओगे, और तभी इसका कोड जो है ना आप जनरेट कर पाओगे, जब तक आप फोकस्ड होगे तभी। अदरवाइज जो है ना स्क्रिप्ट पे काम करना एट टाइम्स जो है ना थोड़ा सा हो जाता है अजीब सा।
योर फर्स्ट नेम आपने जो है ना डिस्प्ले कराना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अच्छा, फर्स्ट नेम कैसे डिस्प्ले हो रहा है ये देखें ना, योर फर्स्ट नेम इज और आगे कनकेटिनेट कर दिए। कंट्रोल स्ट्रिंग का पता ना, ये कंट्रोल स्ट्रिंग है ना बेसिकली आपकी, ये डबल कोट्स वाली, उसके साथ आपने वो आर्ग्यूमेंट दे दिया जिसको आपने डिस्प्ले कराना है, प्लस फर्स्ट नेम नेक्स्ट लाइन करके सेम इज द केस विद योर लास्ट नेम। और जो आपका फुल नेम है वो आपने क्या कर दिया, वो फुल का वेरिएबल था तो बस सबकी जगह एफ लिख दिया। तो आपका नाम इस तरह से, ये ABC लिखा था, XYZ लिखा था, कनकेटिनेट हो गया आ गया। थर्ड में क्या उसने आपको सिर्फ सिखाया था, मामूली सी चीज़ थी, उसने कहा था कि आपके पास एक वेरिएबल है टेस्ट, उसको कभी आपने वैल्यू दी न्यूमेरिक वैल्यू, 2 से मल्टीप्लाई किया, इंक्रीमेंट भी किया, तो आपके पास वो वैल्यू डिस्प्ले हो गई न्यूमेरिक की शक्ल में। आप उसको रियल वैल्यूज़ देना चाहते हो तो रियल वैल्यूज़ दे के भी आप उसने आपने देख लिया कि आप उसको जो है ना फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी दे सकते हो और आप उसको स्ट्रिंग भी पूरा का पूरा दे सकते हो। तो स्ट्रिंग भी अब आपने एक वेरिएबल बनाया था टेस्ट, उसको आपने मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी। हाँ, पिछली वैल्यू ओवरराइड हो चुकी है। अब एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम आपके टेस्ट के अंदर पाकिस्तान पड़ा हुआ है, उसमें ना ही ऊपर वाली वैल्यूज़ 21 पड़ी हुई है, ना ही ऊपर वाली वैल्यू 10.5 पड़ी हुई है, उसमें अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो पुरानी चीज़ थी, यहाँ तक कोई डाउट तो मोस्ट वेलकम। चलें इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। लेकिन सारे एक बार ओपन कर लेता हूँ ताकि एक ही बारी फिर हम स्क्रिप्ट ठीक हो गया। सबसे पहला क्या है जी, वो हमें ये कहता है जब बटन पे क्लिक हो तो एक मैसेज आ जाए, एक अलर्ट आ जाए जब बटन पे क्लिक हो। अब मेरे ख्याल से आपको चीज़ फ़ौरन क्लिक करेगी कि जो है ना ये अलर्ट कैसे आ रहा है, जब बटन पे क्लिक हो रहा है तो ये अलर्ट आ रहा है। तो बस कितना को मुश्किल होगा, इन चारों को एक ही बार एडिट कर लेते हैं नोटपैड के अंदर। और ये आपके पास ये था, ये देखें बॉडी में, देखें आपने सिर्फ एक बटन बनाया ना, आपने एक बटन बनाया, इसकी टाइप क्योंकि आपने बटन रखी है और इसको आपने लिख दिया फॉर्म के अंदर। और जो है ना आपने सिर्फ क्या किया, इसकी कुछ वैल्यूज़ क्या सेट की, जैसे टाइप इसकी बटन बता दी, वैल्यूज़ को आपने ये कर दिया, जो वैल्यू में लिखते हैं वो चीज़ आपके पास बटन में डिस्प्ले होती है ना। ये चीज़ें आपको अब मेरे ख्याल से याद हो चुकी होंगी। तो वैल्यू आपने क्या दी, इसको जो डिस्प्ले होनी है, और क्लिक पे क्या हो, यानी कि जब ये क्लिक हो, ये इवेंट हैंडल कैसे होगा, ये मैसेज का फंक्शन कॉल हो जाए, मैसेज का फंक्शन कॉल हो जाए। तो मैसेज का फंक्शन बना दो ऊपर जाके, ऊपर से मुराद स्क्रिप्ट में बना दो, और आपके पास अलर्ट हो जाएगा। अलर्ट में जो लिखेंगे इवेंट हैंडलिंग विद बटन्स, ये असल में आपने क्या किया, आपने एक इवेंट हैंडल कर दिया, आपने एक इवेंट हैंडल कर दिया। ठीक है, ये और वही पुरानी बात के इसको स्क्रिप्ट के टैग में ही लिखना है। आप स्क्रिप्ट का टैग मिस करेंगे काम नहीं होगा, क्लोज नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, इसलिए इन टैग्स का भी ज़रा ख्याल रखना है। ये काम हमने किया था। ये देखें दूसरे वाला चला के देखते हैं वो करता क्या है। दूसरा ये करता है, ये देखें मैंने नाम लिखा ABC, पहले कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जब इसमें जो लिखा है वो चेंज हुआ तो एक और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू चलेगी, और मैं अपना लास्ट नेम लिखता हूँ स्पेस XYZ। तो जब इसमें चेंज आया, लास्ट नेम वाले में चेंज आया, तो वो जो चेंज इसमें आया था वो एज इट इज चला गया लास्ट वाले आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब चेंज आया तो। ठीक है, तो देख लेते हैं ये काम कितना मुश्किल है आपके लिए, कि आप बॉडी में आए, आपने फॉर्म बनाया, अब आप उसमें देखें छोटी सी नई चीज़ कर रहे हैं, फॉर्म को नाम दे रहे हैं। ये आपको आगे आपको याद होगा मैं कहता था कि जब आप किसी भी चीज़ को नाम देते हो
तो फ्रंट एंड पे तो उसका काम नहीं है, लेकिन बैक एंड के ऊपर आपको इसे कॉल करने में, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करने में, वहाँ से डाटा फेच करने में या वहाँ पे डाटा राइट करने में, ये सारा का सारा काम आपका ये नेम का एट्रीब्यूट करता है। ये टेक्स्ट फर्स्ट नेम txt फर्स्ट नेम नज़र कहीं नहीं आ रहा आपको, जो आपके पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, लेकिन इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठाने में, इस टेक्स्ट बॉक्स को से वैल्यू उठाने के लिए हम इसका नाम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसका नाम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए नेम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। नेम यूनिक होता है ना, आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का नाम यूनिक होता है, दो ऑब्जेक्ट का नाम सेम नहीं रखते आप, तो इसलिए इस तरह से काम करते हैं। क्या हुआ, सिर्फ आपने देखा इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दी, टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इनपुट टाइप आपने टेक्स्ट कर दी, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बन गया, तीसरे का भी टेक्स्ट बन गया। पहले में देखें नाम रखा टेक्स्ट फर्स्ट नेम का टेक्स्ट यहाँ पर है, दूसरे का लास्ट नेम, तीसरे का फुल नेम रखा था। पहले का साइज वगैरह आपने सेट कर दिए, और जब जब ये इवेंट अकर करे तो इसका इवेंट हैंडल कैसे करना है, इसका इवेंट हैंडल करना है फुल के फंक्शन से। और अब देखें, आपने शुरू में फुल का फंक्शन तो नहीं बनाया होगा ना, आपको रियलाइज हुआ अच्छा मुझे कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा, आपने इसको कोई नाम रख दिया। ये इस तरह से होता है, ये हरगिज़ ऐसा नहीं कि आप स्क्रिप्ट का कोड पहले लिखते हो, पहले आप बॉडी बनाते हो, बॉडी के ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, फिर उसके बाद आपको एहसास होता है अच्छा यहाँ पे तो ये काम हो रहा है, अच्छा ये वाला इवेंट अकर कर रहा है, अच्छा मैं यही वाला इवेंट हैंडलर कॉल करता हूँ और अपना फंक्शन उसको दे देता हूँ। इस तरह से आपका ये काम चल जाता है। चेंज पे क्या हो, फुल का फंक्शन, और दोनों के अंदर कोई भी चेंज आए तो ये आपका फंक्शन कॉल हो। कितना को मुश्किल फंक्शन है देख लेते हैं। वो फंक्शन का नाम फुल है, और वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके पास जो टेक्स्ट फुल नेम की जो इसमें देखें, जो ये वैल्यू लिखी होती है ना, जो इसमें जो टाइप करते हो वो असल में इसकी वैल्यू कहलाती है। कि फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर है ना, फॉर्म के अंदर नेक्स्ट हुआ है ना, जो आपने फॉर्म का नाम क्या रखा है, FRM, यानी कि इस फॉर्म के अंदर डॉट जो आपके पास फुल नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम है टेक्स्ट फुल नेम, ये आपका टेक्स्ट फुल नेम, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर कर दो, कि जो आपके फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स पड़ा हुआ है पहले वाला, उसकी वैल्यू के कनकैटिनेट कर दो उसे फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्स जो लास्ट नेम वाला है उसकी वैल्यू के साथ, फॉर्म के लास्ट नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू के साथ इसको कनकैटिनेट कर दो। तो आप जब इसको चलाते हो ABC, जैसे इसमें चेंज आया तो नीचे भी आ गया, XYZ तो नीचे भी आ गया। ये है फर्स्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स, और ये ABC उसकी वैल्यू है, और ये XYZ फॉर्म के अंदर लास्ट नेम की वैल्यू, लास्ट नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, और ये सारी की सारी क्या है, फॉर्म के अंदर फुल टेक्स्ट नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, जो हमने इस तरह से इंप्लीमेंट की है। कोई डाउट वगैरह है तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, फिर आपका आता है चला के देखते हैं कि क्या, चला के देखते हैं कि क्या काम कर रही है। सेकंड हो गया, फिर देखते हैं वही जो इस पर हमने डिबेट की थी। आपके पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, पहले वाला टेक्स्ट बॉक्स उसमें लिखा है कि एंटर नंबर 1 हेयर, दूसरे में नंबर 2 हेयर। मैं पहले डालता हूँ 10, दूसरी वैल्यू डालता हूँ 20। मैं जब इस बटन पे क्लिक करता हूँ ऐड वाले जिसकी वैल्यू ऐड है, जब क्लिक करता हूँ तो वो मुझे एक अलर्ट जारी कर देता है कि भाई दिस प्लस दिस, यानी कि पहली वैल्यू कनकैटिनेट हुई दूसरी वैल्यू के साथ, इज इक्वल्स टू इनका एडिशन, और तीसरे में जब मैं सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स, जो पहले वाला टेक्स्ट बॉक्स जिस फॉर्म में है उसका पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्लस जिस फॉर्म में है उस फॉर्म का टेक्स्ट बॉक्स दूसरे वाला डॉट उसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू
आपके पास दोनों की सब्ट्रैक्शन। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी करनी है तो वो भी सब इसी तरह कॉपी पेस्ट करना होगा। तो ये क्या काम करेगा, आप मेन में आए यानी कि बॉडी में आए, आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म का नाम रखा है लेट्स सपोज एफ, और इसका भी नाम रखा है एफ, और उसमें आपने एक टेक्स्ट बॉक्स दिया, ये इसका नाम है नंबर 1, दूसरे वाले का नाम दिया नंबर 2, फिर आपने बनाया एक बटन, उसको वैल्यू दी ऐड, फिर एक आपने ये चौथा ऑप्शन यानी कि दूसरा बटन बनाया, उसको वैल्यू दी सब, और इनको नाम भी आपने सेम वाले दे दिए, तो नाम भी आपने सेम वाले दे दिए। जब फोकस हो, यानी कि ये क्या करेगा, जब फोकस हो इस डॉक्यूमेंट के फॉर्म के नंबर 1 मीन्स के पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू में, यहाँ पे जब फोकस हो तो ये क्या करे, ये देख लेते हैं। और इस तरह से जब आपके फोकस हो वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म के दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, तो तब क्या हो, ये लोड के एक्सपेरिमेंट पे बात कर लेते हैं। अच्छा, तो क्या करेगा, आपके पास देखें, आपके पास ये ऐड का फंक्शन है, ये आपने ऐड का फंक्शन बनाया, ये आपने ऐड का फंक्शन है, और वो आप देख सकते हैं कि आपने ये ऐड का फंक्शन कब कॉल करना है, जब ऐड के बटन पे क्लिक हो। दैट मीन्स के इवेंट हैंडलर कौन सा कॉल करेंगे, ऑन क्लिक का। जब इस पे क्लिक हो तो इसको हैंडल हमने इस तरह से करना है कि इसको आप ये फंक्शन कॉल करा दो, इसको कोई फंक्शन कॉल करा दो ऐड का, और सब्ट्रैक्ट पे जब क्लिक हो तो सब्ट्रैक्ट का बटन, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल करा दो। तो देखिए क्या करेगा, फंक्शन कॉल हो ऐड का फंक्शन कॉल हो तो क्या, आम जैसे एडिशन करते हैं, ए बी सी 3 वेरिएबल लिए, ए और बी की वैल्यू मांगी, हाँ इसकी वैल्यू को पार्स कर देंगे इंटीजर में, क्योंकि जब आप आम टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालते हो वो एज स्ट्रिंग भी इसको मैनिपुलेट करते हैं, तो हमें तो न्यूमेरिक वैल्यूज चाहिए, तो स्पेसिफिकली इसमें इंटीजर चाहिए, तो हमने इसको पार्स करा दिया, कन्वर्ट करा दिया इसकी टाइप को इंटीजर के अंदर। ये एक बिल्ट इन फंक्शन की मदद से पार्स, भाई किसको करना है, पार्स इंट किसको करना है, भाई आपको जो डॉक्यूमेंट है ना उसमें जो फॉर्म पड़ा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट है फॉर्म पड़ा हुआ है, फॉर्म से मुराद उसका नाम एफ है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो फॉर्म पड़ा हुआ है यानी कि एफ, उसमें जो टेक्स्ट बॉक्स पहले वाला जो यानी कि जिसका नाम है नंबर 1, ये देखिए नंबर 1, उसकी वैल्यू को क्या कर दो, पास कर दो। सेम इज द केस विद बी, कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर जो फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर जो नंबर 2 होना चाहिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर 2 होना चाहिए, उसकी वैल्यू को आप क्या कर दें, पार्स कर दें, ठीक है, और सी ए प्लस बी के बराबर हो जाए, और उसके बाद सिंपल उसको अलर्ट की शक्ल में आप डिस्प्ले कर दो। सेम इज द केस विद योर सब्ट्रैक्शन। इसको देख लें एक बार, 2-3 मिनट देख लें, कुछ नोट करना है तो नोट कर लें, और फिर मैं आपको ऑनवर्ड्स बताता हूँ। कोड सर तो ये मिल इधर जाए, ऑन लोड लिखा है बॉडी में। हाँ जी, वो मैं बताता हूँ ऑन लोड पे क्या हो रहा है। वो ऑन लोड यानी कि जब लोड का इवेंट अकर करेगा, तो ऑन लोड मीन्स लोड का इवेंट हैंडल कैसे होगा, लोड के फंक्शन से ना। तो मैं बताता हूँ लोड के फंक्शन से क्या हो रहा है, वो भी आपको मैं जब उसका काम दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी, अच्छा ये लोड होने के बाद ये हो रहा है, वो भी आपको मैं दिखा भी देता हूँ। बाकी ज़रा देखें उसमें फंक्शन में, देखें कोई डाउट वगैरह, या ज़रा स्क्रॉल करूँ तो इसमें कोई डाउट वगैरह तो मोस्ट वेलकम। क्या कर रहा है ये, सिर्फ और सिर्फ फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहा है, बाकी तो कोई काम इसमें आपके लिए नया नहीं है। लोड वाला काम क्या हो रहा है, पहले देखेंगे लोड पे कर क्या रहा है। अभी ये लिखा हुआ है, मैं इसको जब देखें मैं रिफ्रेश करूंगा तो मैं लोड कर रहा हूँ ना, जब ये टेक्स्ट बॉक्स, जब ये डॉक्यूमेंट मेरा लोड हो रहा है, यानी कि जब इसकी ये बॉडी लोड हो रही है, जैसे ही मैं लोड करता हूँ क्या लिखा आ जाता है, पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या लिखा आ जाता है, उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, पहले वाले
टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या बन रही है आपके सामने लोड करने के बाद? सर जी कौन से वाले की? पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स की, एंटर नंबर 1 हेयर। ये इसकी वैल्यू बन रही है ना यस। लोड करने पे, और दूसरे वाले की वैल्यू क्या बन रही है? एंटर नंबर 2 एंटर है। नंबर 2। अगर हमें इस तक पहुंचना है तो कह सकते हैं ना कि डॉक्यूमेंट का जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है हमने नाम रखा था उसका नंबर 1, और ये किसमें था? फॉर्म में था ना। तो कह सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म के लिए एफ यूज किया है, तो डॉक्यूमेंट डॉट एफ डॉट नंबर 1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू दिस। अरे नोट कीजिएगा दोबारा, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो खत्म हो गया ना। तो यानी कि फोकस पे क्लिक करने के बाद मैंने कुछ नहीं टाइप किया तो खाली हो गया। अब मैं इसको दोबारा लोड करता हूँ तो मेरे लोड करने पे वैल्यू आ जाती है इसके अंदर। ये जब यानी इसकी बॉडी लोड होती है तो फिर ये जो है ना इवेंट अकर करता है लोड का, तो ऑन लोड यानी कि उसको इवेंट को हैंडल कैसे कर रहा है आपने जैसे ऑब्जर्व किया कि सर इसमें लोड का फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन लोड के फंक्शन में हो भी क्या रहा है वो जो मैंने अभी बोला है। डॉक्यूमेंट के फॉर्म के अंदर जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू को एंटर नंबर 1 के बराबर कर दो और दूसरे को एंटर नंबर 2 के बराबर कर दो। कोई डाउट इसमें क्लास देख लें तसल्ली से, फिर बताने को मसला खसला है तो मोस्ट वेलकम। सर इसमें हमने ऑन क्लिक वाला फंक्शन क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि देखिए हम लोग इसमें क्लिक नहीं कर रहे ना फिलहाल, हम इसमें हम फॉर्म को आमतौर पे क्लिक नहीं करते ना। हाँ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म को आमतौर पर दोबारा लोड करते हो। हाँ आप क्लिक ज़्यादातर किसको करते हो? अब देखो वेबसाइट के ऊपर मैं हूँ आपकी, और मैं आपकी वेबसाइट पे खाली जगह पे क्लिक कर देता हूँ और इतने में कोई भी कुछ लिंक्स वगैरह यहाँ ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे कोई एक्शन पॉपअप हो जाता है, तो मैं तो परेशान हो जाऊँगा, भाई मैं तो खाली जगह पे क्लिक किया था। आप अगर डॉक्यूमेंट के अंदर भी ब्लैंक जगह पे क्लिक के ऊपर आप कुछ एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दो तो मैं आपकी साइट पे आके परेशान ही हो जाऊँगा, भाई इधर क्लिक करने से क्या हो जाएगा, इधर क्लिक करने से क्या हो जाएगा। मुझे अगर पता है आपकी साइट पे बटन पे क्लिक करूँगा तो काम होगा, या फलाने लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये काम होगा, तो वो चीज़ मेरे लिए ज़रा ज़्यादा सूटेबल होगी। हाँ मैं आपका पेज पे काम कर रहा था, मुझे लगा मेरा नेट सही नहीं चल रहा है या कोई इशू आया है, मैं ज़रा पेज को दोबारा लोड करके रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो मैंने आपके पेज को क्या किया, रिफ्रेश, तो क्या हुआ, आपके हो सकता है डॉक्यूमेंट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स थे वो दोबारा से रीअरेंज हो गए, या हो सकता है कि कोई वैल्यूज़ वहाँ पर दोबारा से वापस आ गई, या कोई नई वैल्यूज़ आ गई रिफ्रेश करने पे। तो मतलब डॉक्यूमेंट को आम तौर पे जो ज़्यादा इस पर इवेंट अकर करता है वो लोड का इवेंट है, जब वो लोड हो, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर, और देखिए बॉडी में से लिखे कि बॉडी ने तो एक बार रिफ्रेश होना ही होता जब हम लोग इस तरह से जो है ना आप क्या कर लेते हैं, इस तरह से आप अपने बॉडी जो आपकी लोड होती है तो बॉडी पे आपने लोड का फंक्शन लगा दिया, तो जब वो एज अ होल पेज आपका लोड होगा तो ये लोड का इवेंट अकर करेगा, तो इवेंट हैंडलर आप इसका बना लोगे। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। क्लियर हुआ? चीज़ें क्लियर हुई हैं? यस सर। और किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सर वो सकते। कल जावास्क्रिप्ट के बारे में सर्च कर रहा था तो उधर दो वेरिएबल आए थे, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, वो भी हम आगे सर जाके तो ये देखेंगे। लोकल और ग्लोबल में क्या फर्क है? वही जो आपके पास एक इसका स्कोप लिमिटेड होता है, जैसे अब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ABC, ये आपके पास इसका अपना एक स्कोप है। ग्लोबल का पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर स्कोप होता है, जो आप पहले कॉन्सेप्ट यूज़ करते आए हो, हम इस्तेमाल करेंगे, वो भी टॉपिक है। जावास्क्रिप्ट का भी सर्च आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट की डायमेंशंस का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप इसमें क्या क्या कुछ नहीं कर सकते। मैंने कल जो बात की थी, जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह बहुत सारे फीचर्स हैं। मेरी बात को शायद सिबगत सेकंड करेगा कि सिबगत आप इसमें कुछ ऐड करना चाहो कि जावास्क्रिप्ट में काम एक पहले जो टाइम पे किया जाता था, उसके बाद Yes. एक टाइम आया कि इसका काम हट गया था, इसमें काम नहीं किया जाता था, और अब दोबारा से इसका बूम आया, इसके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आए हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर दिन ब दिन कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो रही है। नोड का जिसका
एक फ्रेमवर्क है, वो एंगुलर का फ्रेमवर्क है, वो आज तक बनता आ रहा है। एंगुलर का फ्रेमवर्क अभी तक उसमें काम हो रहा है। सर जी, और बैक एंड में भी इसको यूज़ किया जा रहा है Node.js के फ्रेमवर्क से। मतलब किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर यस फीचर्स डेली बेसिस पे कितने ज़्यादा आ रहे हैं। यस, डेली बेसिस ये पर काम हो रहा है इस पर। इस पे डेली बेसिस पे अभी भी इसके जो फ्रेमवर्क्स हैं वो मेच्योर हो रहे हैं। एक होता है ना कि इसमें वर्जन आता है, वर्जन तो आपके पास हर एक में आता है, HTML में भी आता है, इसका CSS के भी वर्जन हैं। वो तो चलो एक बात समझ आती है कि एक स्टेबल फ्रेमवर्क है या स्टेबल लैंग्वेज है, उसके अंदर आप नए फंक्शंस नए फीचर्स लेकर आ रहे हो। लेकिन इवन इसके जो कुछ फ्रेमवर्क्स हैं वो स्टेबल भी नहीं है अभी तक, प्रॉपरली मेच्योर भी नहीं हुए, प्रॉपरली हर जगह इवन एक्सेप्ट भी नहीं हुए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें कितना ज़्यादा अभी काम की इसमें गुंजाइश है, या कितना ज़्यादा इसकी एडवांसमेंट्स आ रही हैं इसके अंदर। ठीक है ना, मतलब यही पॉइंट इसमें मेरे ख्याल से, इससे आप अगर गौर करो तो इसमें काम हुआ एक टाइम पे, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऑब्सोलीट कर दिया गया, PHP पे काम आया, लेकिन उसके बाद दोबारा से इसके अंदर जब मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस कराए गए, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, उसमें काम कैसे होता है, वो मिड के बाद मैं आपको उसकी झलक दिखाऊंगा, फिर आप उसमें जो सा फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहो। फ्रेमवर्क पे असल में डिस्कशन हो तो उस पर भी पूरा कोर्स होता है, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ फ्रेमवर्क्स कुछ ऑप्शंस दिखा दूंगा, उसके बाद आपने जिस फ्रेमवर्क पे काम करना हुआ आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इसमें ज़्यादा काम हो रहा है। आप फ्रंट एंड के लिए भी कर सकते हो, बैक एंड के लिए। एक छोटी सी एग्जांपल है, एक छोटी सी एग्जांपल है आपके फॉर्म की, फॉर्म वैलिडेशन की, जो आपको टास्क भी शायद इस तरह का कुछ मिल सकता है, मैं थोड़ा कराऊंगा बाकी आप लोगों की तरफ, कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और उस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर रहे हो, अब आप फॉर्म गलत फिल करते हो, आप फॉर्म में कोई गलती कर जाते हो, कोई फील्ड मिस कर जाते हो या गलती कर जाते हो, तो आपकी अगर के रिक्वेस्ट सर्वर पे जाए तो सर्वर आपकी एक एक गलती को बता रहा हो कि सर आप फलानी फील्ड सेट कर दें, सर फलानी फील्ड में ये मिस है, देखिए आपके पासवर्ड की स्ट्रेंथ नहीं है, देखिए आपने जो है ना कैप्चा नहीं ठीक सॉल्व किया। इस तरह की चीज़ें अगर इन इतनी छोटी छोटी बातों का जवाब आपका सर्वर देना शुरू हो जाए, तो सर्वर तो आपकी बातों का जवाब ही देता फिरेगा, आपकी बातों का जवाब देता फिरेगा। वो जो हज़ारों लोग उसके और बैठे हुए हैं जो उससे हज़ार तरह की और सर्विसेज डिमांड कर रहे हैं, वो तो गायब है। बात समझ आ रही है कि सर्वर ने ईच एंड एवरीथिंग अगर उसका रिस्पॉन्ड करना है, तो वो गरीब कितने लोगों को रिस्पॉन्ड करेगा। मुझे वो सर्विसेज भी दे रहा है, मेरा फॉर्म भी ठीक करा रहा है, मेरी फील्डें भी सेट करा रहा है, मतलब हर चीज़ अगर सर्वर खुद कर रहा है, तो सर्वर पे बर्डन बढ़ेगा, और बर्डन बढ़ेगा तो उसकी एफिशिएंसी ख़त्म होकर रह जाएगी, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो सर्वर स्मार्ट हो गया। अब सर्वर ने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट की मदद से अपनी स्मार्टनेस को प्रूव किया, जैसे कुकीज़ के कॉन्सेप्ट से जो है ना काफ़ी स्मार्टनेस उसमें आ गई है, उस पर बात करेंगे नेटवर्क्स के टॉपिक में कभी। लेकिन अभी ये वाला काम कि जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या करेगा कि मैं अपना बैठ के सिस्टम पे एक फॉर्म फिल कर रहा हूँ, और मैं फॉर्म में गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं फॉर्म में कभी कुछ कर रहा हूँ कभी कुछ, तो ये गलतियाँ मेरी सर्वर नहीं पकड़ा, मेरे सिस्टम पे जो जावास्क्रिप्ट चल रही है, मेरे सिस्टम पे जो जावास्क्रिप्ट चल रही है, वो इंश्योर कर रही है कि मैं डाटा करेक्टली एंटर करूं। और जब ये प्रॉपरली डाटा एंटर हो जाए और जब मैं इसको सबमिट करूं, तो ये मेरा काम बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में, एक्सेप्टेबल फॉर्म में आपके सर्वर पे जाए, ताकि इसमें सर्वर ने इसको स्टोर करना है, या जो भी सर्वर इस पर काम करना है वो उस पर एक्शन परफॉर्म करे, बजाय इसके कि सर्वर एक एक चीज़ खुद मॉनिटर करे। वो जावास्क्रिप्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ता है कि इसको वैलिडेट करा दे। जैसे अभी सिबत ने भी कहा कि आप फिर इसमें जो है ना बैकएंड का भी कोड लिख सकते हो, ये बैकएंड की एक एग्जांपल है। और आप अपनी वेबसाइट को डायनामिक बनाते हो, डायनामिक, अभी देखो ना, आप जिस बिल्कुल पहले एग्जांपल देखी थी, क्लिक किया तो चीज़ चेंज हो गई, क्लिक किया तो चेंज हो गया। तो ये चीज़ आपकी साइट को डायनामिक बनाता है। स्टैटिक साइट क्या होती है, एक नोटिस बोर्ड से बढ़ के कुछ नहीं होती। आपकी साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो रही है, आपके साइट पे वैलिडेशंस लगी हुई हैं, आपकी साइट के ऊपर जो है ना करेक्शंस लगी हुई हैं, आपकी साइट के ऊपर कंटेंट जनरेट हो रहा है रन टाइम के ऊपर। तो ये चीज़ें इसको डायनामिक बनाती हैं, और ये चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट अच्छे अंदाज से कर सकते हो। नहीं, ये नहीं है कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट में अच्छे अंदाज से कर सकते हो। शायद आपको तीनों का फ़र्क अब समझ आ गया हो।
जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि HTML स्ट्रक्चर बनाती है, उसको खूबसूरत बनाती है CSS, और उसमें यानी कि आप कह लो जान डालती है CSS, उसको खूबसूरत बनाती है, उसको देखने के काबिल, एक्सेप्ट करने के काबिल बनाती है जावास्क्रिप्ट, CSS आपकी, और जावास्क्रिप्ट उसमें फंक्शनैलिटी डालती है, उसमें जो है ना रूह फूंकती है, या उसमें जो है ना आप कह सकते हैं कि उसको डायनेमिक बनाती है, उसके अंदर मुख्तलिफ काम करती है। ये आपकी जावास्क्रिप्ट का काम है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, वो कह रहा है भाई एंटर नंबर 1, मैंने एंटर कर दिया, लेट्स सपोज 50। दूसरा कह रहा है दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसका कोई नाम होगा, लेट्स सपोज नंबर 2 नाम है इसका भी, तो उसकी कोई वैल्यू एंटर करें। मैंने कहा इसकी वैल्यू 10 है। वो कह रहे हैं भाई 1 मिनट, एक काम करें, क्या क्या करना है आपने। मैं कह रहा हूँ एडिशन करनी है, और सब्ट्रैक्शन करनी है, और डिवीजन भी करनी है। चेक बॉक्स है ना, आप याद करें जावास्क्रिप्ट का पहला लेक्चर जो हमारा था, उसमें मैंने आपको ये चीज़ें दिखा था कि चलो एक बार फिर रिवाइज कर लो जी। ये टाइप रेडियो बटन बता दी, फिर टाइप मैंने कहा कि चेक बॉक्स कर लें, फिर इस तरह मैंने लिस्ट सेलेक्ट वाला काम कराया, तो अब ये वाला काम आ गया। मैंने जब इस पर कैलकुलेट पे क्लिक किया, तो इस इवेंट को वो हैंडल कैसे करेगा। एडिशन से क्या आ गया, एक अलर्ट आ गया कि 50 क्या है, पहले वाले यानी कि इस फॉर्म के ऊपर पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्लस उसी फॉर्म पे दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू 50 इज इक्वल्स टू, ऐसे ही आ गया इनके एडिशन के साथ। ओके किया, मैंने सब्ट्रैक्शन का भी कहा था, दूसरा अलर्ट आ गया सब्ट्रैक्शन का, मैंने डिवीजन का भी कहा था, तो डिवीजन के साथ भी आ गया, डिवीजन के साथ भी आ गया। ठीक है, अब ये काम कैसे हुआ इसको देख लेते हैं, ये काम कैसे हुआ इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया, बॉडी में आए, ये देखें वो चीज़, वो एट्रीब्यूट जिसको हम लोग जिसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, यानी कि नेम की, अब सारा काम इसकी नेम की बेस पे हो रहा है। जो मैंने आपसे कहा था कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको जब कॉल करना हो तो आप इनके नेम की मदद से करते हो। पहला आया एंटर नंबर 1, और आपने इसमें जो है ना इनपुट करानी है, टाइप टेक्स्ट बता दी और नेम उसका नंबर 1 कर दिया। एंटर नंबर 2, और आपने इसकी टाइप बता दी और उसकी टेक्स्ट बता दी और ब्रेक लाइन। ठीक है, आगे आपने क्या करना है, आपने करना है कि आपने किस तरह की कैलकुलेशन करनी है, तो ठीक है। चेक बॉक्स बनाना है ना, तो कितने चेक बॉक्स बनाने, 4 बनाने हैं, तो 4 इनपुट के टैग यूज़ करें और चारों की टाइप चेक बॉक्स कर दें। अब हर एक का नाम मुख्तलिफ होता है ना। अगर आप लोगों को याद हो कि रेडियो बटन में और आपके चेक बॉक्स में इनके नाम का फ़र्क होता है। रेडियो बटन में चारों के नाम सेम रखते हैं, जबकि चेक बॉक्स में चारों के अपने अपने यूनिक नेम्स होते हैं। ठीक है, ये आपने चेक बना दिया, अपने चेक बॉक्स बना दिए। मैं असल में ये काम जो है ना, यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन ना करूँ, इसलिए मैंने आपको अलग से शुरू में बता दिया था कि सारा फोकस आपका जावास्क्रिप्ट पे होगा, तो फिर बीच में एकदम से HTML टपक के आ जाएगी, तो फिर आपका जावास्क्रिप्ट वाला टेम्पो टूट जाता है। अब आप वाली बात, बटन तो बना लिया, नाम भी रख दिया, वैल्यू भी दे दी। वैल्यू क्या जो नज़र आ रहा होता है कि भाई अब असल चीज़ है, जब क्लिक का इवेंट अकर करे, तो आपने उसको हैंडल कैसे करना है, मींस के ऑन क्लिक पे क्या करना है। एक कैल नाम का फंक्शन है, कैलकुलेशन के लिए आपने बनाया है, उसको कॉल कर देंगे, मसला ही कोई नहीं। ऊपर जाके देखते हैं, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपने फंक्शन बनाया है कैल नाम का। कह रहा है भाई 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए और बी किए, उनकी वैल्यू ली, उनको पार्स किया। अगर डॉक्यूमेंट के फॉर्म के अंदर आपके पास जो ऐड नाम का चेक बॉक्स की है, ऐड नाम का चेक बॉक्स है, अगर वो चेक हुआ है तो ऐड कर दो। अगर वो सब्ट्रैक्ट वाला चेक हुआ है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मल्टीप्लिकेशन वाला सब्ट्रैक्ट हुआ है सेलेक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। और अगर डिवीजन वाला
डॉक्यूमेंट में जो फॉर्म है, अब देखें फॉर्म को हम लोग पूरा फॉर्म नहीं लिख रहे, जो फॉर्म का नाम रखा है ना, जो फॉर्म का नाम रखा है वो कर रहे हैं। तो जो आपके पास उसमें फॉर्म डॉक्यूमेंट में जो फॉर्म है उसमें जो डिवीजन का चेक बॉक्स है वो अगर चेक हुआ हो तो आप फिर ये काम कर दो, ठीक है। तो आप ये काम कर दो। ये ऑन लोड वाला मैं काम मिटा रहा हूँ। उसकी वजह ये कि मैंने पिछला कोड रीयूज़ किया था, तो उसमें मैंने लोड का फंक्शन वो जो है ना कॉल जो हुई हुई है वो मैंने एज इट इज़ इसमें कॉपी हो गई थी, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं लोड का फंक्शन ही नहीं बना हुआ। ठीक है, इसको दोबारा देख लेते हैं। सर ये स्क्रिप्ट में वो एक मिस्टेक है, नंबर 2 कर सर दें जी, उधर। हाँ नंबर 2 कर दे इसको। हाँ इसको। आपको चीज़ याद आ रही है जो मैंने कहा कि आप कोड एक बार लिखो से रीयूज़ करते रहो, तो मैंने वही कोड रीयूज़ किया हुआ है सारा, पहले वाला लिख के दूसरे में उसको रीयूज़ किया हुआ है, तो जो पहले में चीज़ थी वो दूसरे में भी चल रही है। ठीक हो गया, बस कोई डाउट यहाँ तक? कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। मज़ीद इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। 5 6 7 8 इसको मैंने ओपन कर दिया। अब ज़रा इनको चला भी लेते हैं। सर कोई यार एक एग्जांपल दिखाएं। एरे पे आएंगे, एरे वाला प्रोग्राम भी है, एरे वाला भी प्रोग्राम है। तो मैंने चेंज किया था, 1 मिनट इस पे कर लेते हैं फिलहाल। 1 मिनट 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं कल चेंज कर रहा था शायद। देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये आपसे कहते हैं आपका नाम बताएं, मैंने कहा मेरा नाम ABC है, बुक्स मैंने 10 परचेज करनी है। वो कहता है स्टूडेंट हैं कि नहीं है, अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, हमने इसकी जो प्राइस पीछे सेट की हुई है, मैंने कहा हर किताब 100 रुपये की है, तो वो कह रहा है आपका 1000 रुपये बिल बन गया। 10 किताबें ख़रीदी मैंने, हर किताब की कीमत 100 रुपये सेट की हुई है पीछे। तो मेरा जो नाम है उसने नाम पे किया कि हाय दिस योर बिल इज़ इतना। मैंने कहा भाई रिफ़्रेश करो, मैं नया कस्टमर है XYZ, मैंने 10 किताबें परचेज़ की और मैं स्टूडेंट हूँ। रेडियो बटन है ना, रेडियो बटन है, मैं स्टूडेंट हूँ। तो ठीक है, उसने कहा 20% डिस्काउंट लें, ये आपका 800 रुपये बिल बन गया, ये आपका 800 रुपये बिल बन गया। तो क्या करेंगे, क्या इसमें काम हो रहा है, इसको देख लेते हैं। मेन में आए, मेन में आए, इसने कहा ठीक है फॉर्म बनाओ, फॉर्म का नाम रखो, हेडिंग डालो जी। मैंने H1 में इसलिए लिखा था, बस तो अजीब लग रहा है इतना बड़ा बड़ा, ये मैंने सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर नज़र आ जाए, आपकी स्क्रीन पे ज़रा नज़र आ जाए, इसलिए मैंने सारा काम H1 के टैग में लिख दिया। वो कह रहे हैं एंटर योर नेम, और नाम एंटर कराने के लिए उसने इनपुट का टैग यूज़ किया, उसमें 2 चीज़ें सेट कर दी, टाइप बताई, वो तो बताना लाजमी है, और आपने इसका नेम रखा। नेम रखा क्यों, ताकि आप यहाँ से चीज़ फेच कर लो। आप जो नाम डाल रहे हो, जो आप नाम एंटर कर रहे हो, इस नेम नाम के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो पड़ा हुआ है, इस फॉर्म के अंदर जो फॉर्म बना हुआ है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर, हायरार्की आप लोगों को समझ आ रही हो शायद, ये नेम पड़ा हुआ है, ये नेम नाम का टेक्स्ट बॉक्स पड़ा हुआ है आपके फॉर्म के अंदर, इसका नाम है F, और ये पड़ा हुआ है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये वैल्यू आप अलर्ट के टाइम डिस्प्ले कराओगे फिर। हाँ जी, कितनी किताबें खरीदनी है तो वो आप बुक्स के अंदर स्टोर करा रहे हो, बुक्स नाम के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्टोर करा रहे हो। और अच्छा, स्टूडेंट हो कि नहीं हो, स्टूडेंट हो या नहीं हो, आपने क्या किया, यस या नो, लेकिन क्या दो आपने इनपुट टाइप बताएं, क्योंकि 2 इनपुट्स है ना, दोनों को टाइप रेडियो रखी, दोनों का नाम सेम रखा, और एक को वैल्यू दी 1, एक को वैल्यू दी 0। ये बेसिकली इसको फिर बाद में एक्सेस करने के लिए, इसको जो है ना वैलिडेट करने के काम आता है कि क्या इसकी वैल्यू 0 थी, ये पहले वाला एलिमेंट है कि दूसरे वाला एलिमेंट है। देखिएगा, उसके बाद
आपने इनपुट टाइप पर इनपुट एक और फील्ड डाली, अच्छा जी ये तो बटन बनाना है आपको, इसका नाम कैल रखा, जो चीज़ डिस्प्ले करानी कैलकुलेट बटन। अच्छा, और जब क्लिक हो तो इवेंट हैंडल कैसे होगा? जब क्लिक हो तो इवेंट हैंडल होगा कैल के फंक्शन से। देखते हैं जी कैल का फंक्शन, आपको ख्याल आया कि कैल का फंक्शन बना के आऊँ। फंक्शन बनाने गए तो आपने कहा ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं बुक्स और बिल, और एक वेरिएबल है एन। आपने कहा एन किसके बराबर है? आपको शायद अब समझ आ रही हो, नाम पिक करना है ना। नाम कहाँ डाला था? नाम के टेक्स्ट बॉक्स में। आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है आपके नाम, यानी कि जो जहाँ पे नाम एंटर किया उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी क्या है? नेम ही है। उसकी वैल्यू पिक करनी है ना। तो देखें डॉक्यूमेंट के अंदर जो फॉर्म है, यानी कि एफ, यानी कि उसमें जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम नेम है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है? एन के बराबर है। बुक्स की वैल्यू किसके बराबर है? बुक्स की वैल्यू बराबर है जो आपने डॉक्यूमेंट के अंदर, फॉर्म के अंदर जो बुक्स नाम का टेक्स्ट बॉक्स है उसको जो वैल्यू दी हुई है उसको पार्स करके ले रहे हो, ताकि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, ताकि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि आपने देखें लेटर ऑन इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है ना। आपने अगर, मैंने कहा मैंने 10 बुक्स खरीदी हैं, मैंने 100 बुक्स खरीदी हैं, तो आपने इस 100 को या 10 को आपने फर्दर फिर कैलकुलेशन में भी, प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल करना है ना। तो उसके लिए हम इसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, पास कर देंगे। अगर डॉक्यूमेंट के फॉर्म के अंदर आपके पास स्टूडेंट में पहला वाला ऑप्शन सेलेक्टेड चेक्ड है, पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट, आपने पहले क्या किया था? आपने कहा था ना एफ डॉट एड डॉट चेक्ड पिछले वाले काम में। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले वाले एलिमेंट को आपने रेफर करना है। तो ये आपका आ गया स्टूडेंट ही था ना, इन दोनों का नाम। ये क्या है? स्टूडेंट 0, और ये क्या है? स्टूडेंट 1। ये स्टूडेंट 0, ये स्टूडेंट 1। जब 0 यानी कि पहले वाला एलिमेंट, ये आपका एरे वाली बात आ गई ना। अभी आप जैसे कह रहे थे एरे वाली की बात आए, तो ये एरे आ गया आपका कि फॉर्म के अंदर जो पहले वाला एलिमेंट है इसका, स्टूडेंट के ग्रुप का, वो अगर चेक्ड हो तो वो 20, वो इसका मतलब है येस है ना। तो आपने क्या करना है, उसको 20% डिस्काउंट देना है। तो ये डिस्काउंट दे दिया आपने, डिस्काउंट 20% का फार्मूला आ गया। और अगर वो पहले वाला एलिमेंट को सर लेकिन यस में आपने वो वैल्यू 1 दी हुई है। वैल्यू 1 दी है, वैल्यू 1 इज समथिंग एल्स। वैल्यू से मुराद ये नहीं है, ये जो 0 है ना, ये एरे नहीं होता। एरे का पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स से शुरू होता है ना। ये इंडेक्स दिया मैंने, ये पहला इंडेक्स, पहले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? यस सर, ठीक है। ठीक है, पहले इंडेक्स पे ये आपका ये वाली वैल्यू पड़ी, यस वाली। पहले इंडेक्स से मुराद यानी कि 0 पहली लोकेशन, तो यस होगा, तो यस से मुराद 20% डिस्काउंट। और दूसरे इंडेक्स पे यानी कि 1 पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है? वो कह रहा है कि नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। दैट मीन्स कि आप जो है ना उसको फुल कॉस्ट पे दोगे। अब आप इसको अपने पास, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मॉडिफाई करो। अच्छा कि वो आपको स्टूडेंट हो, अच्छा पहले अपना वो है ना कार्ड नंबर बताओ, यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, कार्ड नंबर बताओ। कार्ड नंबर को वैलिडेट करो, यूनिवर्सिटी को वैलिडेट करो। बात समझ आ रही है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेरी शॉप है, मैं हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को डिस्काउंट नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ भाई यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। आप यूसीपी के हो, ठीक है सर 50% डिस्काउंट है। आप फलानी यूनिवर्सिटी के हो, 20% डिस्काउंट है। आप फलानी यूनिवर्सिटी के हो, कोई डिस्काउंट नहीं। बात समझ आ रही है कि बेस्ड ऑन द वैल्यू यू सेलेक्टेड फ्रॉम योर ऑप्शंस, आप अपना डिस्काउंट वेरी कर रहे हो। आप इसको इस तरह की एप्लीकेशन भी बना सकते हो, इस तरह का काम भी इसके ऊपर बना सकते हो। मैंने कई लोगों को देखा इस तरह की एप्लीकेशंस अपने सिस्टम पे चलाते हुए। मतलब मेरा उस टाइम दिल किया कि अगर मेरे पास कोई हथियार वगैरह हो, मैं उससे अपने आप को मार लूँ कि ये चीज़ वेब बेस्ड के लिए है। लोगों ने इसको ऑफलाइन भी चलाना शुरू कर दिया है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स टाइप चीज़ें भी स्क्रिप्ट में बनाना शुरू कर दी हैं। और उस टाइम मुझे वाकई देख के चक्कर आए, और शायद मुझे याद नहीं पड़ता, मैं बेहोश भी वहाँ पर हो चुका हूँ कि यार ये जावास्क्रिप्ट जिस मकसद के लिए बनाई गई थी इसको इन्होंने क्या कर दिया कि किसी ने सस्ती डेवलपमेंट के चक्कर में किसी को इस तरह का सॉफ्टवेयर भी बेच दिया कि जो है ना जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ कोड जो कि एक्चुअली ब्राउज़र के लिए था, उसने उनको क्रोम वगैरह इंस्टॉल करके दिया और उसको कहा कि
ये काम आप चलाएं, और ये आपका जी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है। तो ये थोड़ा सा देख के जो है ना काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ। ये वो वाले होते हैं लोग जो वेबसाइट, अगर उनको कहे ना वेबसाइट बनाते, तो वो वेब साइट बनाते हैं, साइट नज़र वाला नहीं साइट होता, ये वो वाली साइट बनाते हैं। तो ये उस तरह के लोग इस तरह की हरकतें करके और सस्ते में लोगों को टोरते हैं, और फिर लोगों का इस इंडस्ट्री से और लोगों से जो है ना एतबार उड़ जाता है। इस तरह भी होता है, लोगों इस तरह भी काम करते हैं। लेकिन बहरहाल ये तो है, जब आप इसको ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। कोई डाउट क्लास यहाँ तक कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। कोई भी चीज़ अगर पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। ये जो लोग लेट आ रहे हैं, अगर तो चलें, कोई मसला था लाइट शाइट का, इस तरह कनेक्टिविटी का, तो रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई इशू नहीं था तो प्लीज़ ज़रा देखा करें कि बाद में आके आपको सिर्फ मेरी आवाज़ ही आ रही होगी और कुछ समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि बेसिक्स से जब नहीं समझ आएंगे तो सिर्फ आवाज़ आएगी, समझ नहीं आएगी। प्लीज़ ज़रा इस चीज़ को थोड़ा देखा करें। बाद में अगर कोई मसला था, कोई भी इशू था, रिकॉर्डिंग सुन के, ताकि जो है ना आप चीज़ें समझ जाओ। ये लास्ट में प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको काम दिखा देता हूँ। नेक्स्ट हमने क्या काम किया, ये जो है ना बड़ा मेरा यादगार काम है। यादगार क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ी देर तक। इसको मैंने क्लोज़ किया, 6 वाला। 6 पे क्या हो रहा है, ये होना ये चाहिए, जैसा भी मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आप यूसीपी से हो तो वो जो है ना ऑटोमेटिकली चीज़ें उठाए, जो है ना, अगर यूनिवर्सिटी आपकी तो यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है, अगर आपने स्कूल सेलेक्ट किया तो स्कूल का ऑप्शन आए। इस तरह की कोई चीज़ बनाना चाहते हो, ये क्या है, ये सिंपल क्या कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन है, आपको फॉर्म फिल कर रहे थे, आपसे कहते कहाँ के हो, मैंने कहा जी मैं ईरान का हूँ। उसने उसका कैपिटल सेलेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि भाई मैं चाइना से आया हूँ, चाइना का बीजिंग है। उसने कहा कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, मैंने कहा मैं अफ़गानिस्तान में पढ़ रहा हूँ। तो अफ़गानिस्तान सेलेक्ट किया, उसने कहा अच्छा उसका तो कैपिटल काबुल है। तो इस तरह का काम अगर करना हो तो ये काम होता है एरेस की मदद से। जैसे अभी आवाम की फरमाइश आई थी कि सर एरे वाला काम, तो हम इस पर भी ये काम एरे की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर देखें हमने इसमें नेक्स्ट काम करना है। वो कह रहा है जी नाम एंटर करो। मैंने कहा मैंने नाम नहीं डाला। वो कह रहा है भाई 1 मिनट, नाम तो एंटर करो, नाम तो डालो अपना। यानी कि वैलिडेट कर रहा है मुझे, भाई आपने चीज़ खाली छोड़ी हुई है, ये करेंगे। फिर मैंने इसको किया, मैंने नाम छोड़ दिया, मैं बड़ा स्मार्ट हुआ। मैंने कहा, कहते भाई नाम तो डालो। मैंने नाम डाल दिया, मेरा नाम ABC है। कह रहा ईमेल, मैंने कहा अच्छा ऐसी की तैसी। मैंने ईमेल लिखा kaleem.com, कलीम, बस कलीम लिख दिया। मैंने कहा भाई सेंड करो। वो कह रहे भाई आपका वैलिड ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा kaleem.com होगा। फिर वो कह रहे भाई आपका वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। यानी कि वैलिडेट करवा रहा है। वैलिड होने पे क्या करेगा वो बेसिकली मैंने इसमें मेल टू का जो है ना वो काम डाला हुआ है कि क्लिक करूँ तो मेल हो जाए। तो इस तरह से आप फॉर्म्स की वैलिडेशन करते हो, डिफरेंट फॉर्म्स की वैलिडेशंस करते हो। ठीक है, एक सेकंड जी।